हेलो गाइस, दिस साइड इज आलोक तिवतिया। वेलकम करता हूं आप सब लोगों का यूपीएससी अखाड़ा के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा आज मेंस का एग्जामिनेशन। इट मींस यहां पर डिस्कस करेंगे आपका जो कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैं यहां पर आपके साथ में करने वाला हूं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है पीएससी एससीसी मेंस एग्जामिनेशन 2022। इसका मतलब है कि वो पेपर जो आपका 2022 में कंडक्ट हुआ, उसमें जो आपका कंपलसरी इंग्लिश पेपर आता है उसका डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करूंगा। उसका डिटेल डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ में करूंगा यूपीएससी अखाड़ा के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझना है। और मेरा पॉइंट यह है कि जब हम लोग बात करते हैं आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं या लेटर राइटिंग की बात करते हैं, तो लेटर राइटिंग को लेकर के मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस बना चुका हूँ। 5 वीडियोस मेरी है लेटर राइटिंग को लेकर के। तो जो लेटर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उन सारे लेटर्स को आप प्रॉपर तरीके से उसी फॉर्मेट में आपको राइट आउट करना है, उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है जो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। उसके बाद आता है आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसको हम लोग अनसीन पैसेज के रूप में भी देखते हैं। और ये पैसेज बेसिकली जो हम लोग 9th 10th या 11th 12th क्लास में होते थे, तो वहां पर हमारे पास एक पैसेज आता था और उसमें मैक्सिमम आपके 5 क्वेश्चंस होते थे। उन 5 क्वेश्चंस का हमें आंसर्स देना होता था और वो मल्टीपल टाइप नहीं होते थे। बेसिकली वहां पर ऑप्शंस नहीं होते थे। वहां पर आपको बेसिकली उन क्वेश्चंस का आंसर आपको उस पैसेज में फाइंड आउट करना होता था, और उन वहां से आंसर फाइंड आउट करने के बाद में आप अपनी लैंग्वेज में उनको रिप्लाई करते थे। उसको कहा जाता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सीधा सा कंसेप्ट होता है कि सबसे पहले तो आप देखिए कि जो आपका पैसेज है, जो पैराग्राफ बेसिकली आपका गिवन है, उसमें जो 5 क्वेश्चंस जो नीचे गिवन है एट द एंड ऑफ द पैसेज, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको गो थ्रू करना है। और जब उन क्वेश्चंस को आप गो थ्रू करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि पैसेज बेसिकली किस टॉपिक से रिलेटेड है। और जब ये माइंडसेट क्रिएट होता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि फर्स्ट रीडिंग में हमारे पास में आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं और उनको फटाफट हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को और देखते हैं कि कहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है। ये आपकी पंजाबी है, और देखिए पंजाबी मुझे नहीं आती है, तो आई थिंक कि मैं उसका भी डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के साथ में। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर उसने कहा कि कंपलसरी पेपर है इंग्लिश का, और सेक्शन 1 यहाँ पर आपका गिवन है। और सेक्शन 1 में यहाँ पर गिवन है कि रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यहाँ पर आपका गिवन है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस पैसेज में एक स्टार्टिंग गिवन है कि आर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर ये पैराग्राफ बेसिकली ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका एजुकेशन सिस्टम को लेकर के है। यहाँ से आपका एक माइंडसेट क्रिएट हो गया। ये माइंडसेट कितना शार्प होता चले जाएगा, कितने कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को कैसे रीड करते हैं। अर्थात यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। और रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग। और कौन सा मीनिंग फाइंड आउट करना है? जो बेसिकली आपका हिडन होता है ना, उसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। अच्छा, इस क्वेश्चन का, इस पैराग्राफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस आई थिंक है, उनका डिटेल एनालिसिस, उनका डिटेल आंसर मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आई थिंक अगर मैं उसका यहाँ पे डिस्कशन करूंगा तो थोड़ा सा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है। दैट मीन्स रीडिंग स्किल के स्किल पे डिपेंड करता है कि आप इस पैराग्राफ को किस वे में लेना चाहते हैं और इसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। ये सारे के सारे आपके यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसके कुछ क्वेश्चंस है। जब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट, है ना, व्हाट इज इट्स सेंट्रल आइडिया, है ना, इसका मेन थीम क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। सेकंड कहता है कि द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द आर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसका मतलब है कि एडवर्टीजमेंट जस्ट काइंड ऑफ आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा है। इसका डिटेल एनालिसिस, इसको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली एक्सप्लेन हाउ द पैसेज सब्सटेंटियस दिस स्टेटमेंट। देन उसके बाद कहता है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन आई हैड एन एबनॉर्मल श्रिंकिंग फ्रॉम पब्लिसिटी
मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच वर्ड यूज अर्लियर इन द पैसेज इज रेफर टू, ये आपको बताना पड़ेगा. What according to the passage are the ways of propaganda. According to the passage, why does propaganda succeed and what can be an antidote? Antidote का मतलब होता है कि बेसिकली जो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो प्रोपेगेंडा, इसका मतलब इसका एंटीडोट क्या है. जैसे सपोज कीजिए कि किसी को पॉइजन है या किसी ने पॉइजन इनटेक कर लिया, तो उसका एक एंटीडोट क्या है उसका, है ना, जो उस पॉइजन के इफेक्ट को कम कर पाए. तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. आई थिंक जब पैराग्राफ आप गो थ्रू करेंगे तो ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस के आंसर को आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना. चलिए हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस का जिनका मैं डिस्कशन यहाँ पर आपके साथ में कर सकता हूँ. देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आता है वो आता है कि भाई प्रेसी राइटिंग क्या होता है. जब प्रेसी राइटिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रेसी राइटिंग का सबसे सिंपल वे क्या होता है, मैं उसका डिस्कशन आपके साथ में करता हूँ. एक्चुअली प्रेसी होता है, एक समरी होता है. इन दोनों को लेकर के हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि प्रेसी और समरी क्या दोनों एक जैसे होते हैं या इनमें दोनों में डिफरेंस होता है. एक्चुअली समरी जो होता है वो भी बिल्कुल एक ब्रीफ, है ना, एक्सप्लेनेशन होता है, और उसी तरीके से प्रेसी भी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है. लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि प्रेसी में क्या होता है कि जो घटनाएं, जो इवेंट, जो सीक्वेंस वाइज पैसेज में गिवन होती हैं, सेम उसी सीक्वेंस में आपको उनको इवेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है, मतलब उनको राइट डाउन करना पड़ता है. लेकिन समरी में क्या होता है कि जो इवेंट्स आपके यहाँ पर इस पैराग्राफ में गिवन है उसके इवेंट को एज इट इज आप लिख भी सकते हैं या उनको आप, है ना, उनको जम्बल्ड भी कर सकते हैं. अर्थात उनके पॉइंट्स एक्सचेंज हो सकते हैं. जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो लास्ट में जा सकता है, लास्ट वाला फर्स्ट में आ सकता है. लेकिन प्रेसी में कभी ऐसा नहीं होता है. सेकंड, सपोज कीजिए कि अगर 100 वर्ड्स आपके पैराग्राफ में है और इसका प्रेसी की अगर बात करता हूं तो प्रेसी में हम लोग 33 से लेकर के 34 तक वर्ड्स हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं. अर्थात ओरिजिनल पैराग्राफ का जो 1/3 होता है उसको प्रेसी कहा जाता है. सेकंड क्या होता है कि जब प्रेसी राइटिंग की बात करते हैं तो प्रेसी राइटिंग में आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को कभी भी राइट डाउन नहीं करते. इसका मतलब कहता है कि प्रेसी राइटिंग में केवल हम लोग थर्ड पर्सन का डिस्कशन करते हैं, और थर्ड पर्सन मीन्स होता है जैसे आपका ही, सी, इट और दे, या किसी भी पर्सन का नेम होता है, तो वहां पर हम प्रेसी की बात करते हैं. इज इट क्लियर? इसको भी प्रॉपर तरीके से आप गो थ्रू कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं. प्रेसी और समरी में अंतर होता है ना. समरी में क्या होता है कि पॉइंट्स जो है वो जंबल हो सकते हैं, है ना, लेकिन प्रेसी में पॉइंट्स जंबल्ड नहीं होते, उसी सीक्वेंस में होते जिस सीक्वेंस में पैराग्राफ में गिवन होते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट पे. ये आपका प्रेसी है. उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर अबाउट स्ट्रीट बैगिंग एंड सजेस्ट द वेज टू टैकल इट. इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी देना, आपको सजेशन भी देना है ना. देन उसके बाद एक ऑप्शन आपके साथ में यहाँ पर ये भी गिवन है कि यू आर द स्टूडेंट यूनियन इन चार्ज ऑफ योर कॉलेज, राइट अ लेटर टू द डीन ऑफ योर इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग द deteriorating mental health of students due to exam pressure and competitiveness, suggest ways to create a healthier environment for students. यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक चॉइस लेनी है और उस चॉइस को आपको राइट डाउन करना है, जिसके बेस पर आपके मार्क्स मिलने वाले हैं. ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं वीडियो डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरीके से आपको लेटर राइट डाउन करना है जब हम एडिटर की बात करते हैं, और किस तरीके से लेटर को राइट डाउन करना है जब हम लोग किसी कॉलेज के प्रिंसिपल की बात करते हैं या वाइस चांसलर की बात करते हैं या डीन का डिस्कशन करता है, और कैसे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे अवेयर कराएं कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहा है और उससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है. इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग करते हैं लेटर राइटिंग में, और ये सारे के सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ में. जब मैंने लेटर राइटिंग आपको सिखाया था, जब मैंने बताया था कि लेटर राइटिंग इस तरीके से किया जाता है, ये सारे के सारे पॉइंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना. अब आते हैं यहाँ पे ऐसे राइटिंग की बात करते हैं, है ना. ऐसे राइटिंग भी यहाँ पर आपका है. चलिए, ये बहुत कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ये सारी चीजें आप कर लेंगे. ये देखिए पंजाबी मुझे नहीं आती है. अब यहाँ पे आ जाते हैं. देखिए सेक्शन बी जो है ये बेसिकली सेक्शन ए आपका डिपेंड है आपके ऐसे राइटिंग पे.
ये डिपेंड है बेसिकली आपका लेटर राइटिंग पर, ये डिपेंड है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, ये डिपेंड है आपका प्रेसी राइटिंग पर। लेकिन जब सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी बेसिकली डिपेंड्स है, ये डिपेंड्स है आपका वोकेबलरी सेगमेंट पर, और ये डिपेंड है बेसिकली आपके वोकेबलरी पार्ट पर, है ना। ग्रामर एंड वोकेबलरी दोनों को कवर करता है। अब उसने कहा कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उस पर्सन को क्या कहते हैं? चलिए बताइए मुझे। एक्चुअली जो पर्सन डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। मैंने हिंट आपको दे दिया है, LEX से मैंने आपको हिंट दे दिया। लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। एक होता है आपको कार्टोग्राफर होता है, एक होता है लेक्सिकोग्राफर होता है। कार्टोग्राफर का मतलब होता है कि द आर्ट ऑफ मेकिंग ग्राफ, और उसी तरीके से लेक्सिकोग्राफर मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। उसके बाद आता है इरेलेवेंट टॉक, मतलब एक ऐसी टॉक जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। इरेलेवेंट होता है अननेसेसरी कन्वर्सेशन जो किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, वहां पर कहा जाता है इरेलेवेंट टॉक। और इसके लिए एक सिंगल वर्ड आप क्या यूज कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? इसके लिए एक सिंगल वर्ड यूज किया जाता है, डिग्रेशन। डिग्रेशन का मतलब है कि फालतू की बातें करना, बेतु की बातें करना, दैट इज कॉल्ड होता है इरेलेवेंट टॉक। देन उसके बाद आता है कि पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है और वो इंजर्ड हो गया, या मान लीजिए उसको कोई डिजीज है, धीरे धीरे बेसिकली वो रिकवर हो रहा है, और जब रिकवर होता है तो ऑब्वियसली उस पीरियड को क्या कहते हैं, उसके लिए हमें एक सिंगल वर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, कई बार एग्जामिनेशन में आता है, कॉन्वेलेसेंस। कॉन्वेलेसेंस होता है एक वर्ड, कॉन्वेलेसेंस यहाँ पर एक वर्ड होता है, और कॉन्वेलेसेंस जो है वो यहाँ पर आपका कॉन्वेलेसेंस यहाँ पर ये वर्ड होता है ना। इसके लिए एक सिंगल वर्ड आपका यहाँ पे आ गया। ये सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा बेटा, ये सारा का सॉल्यूशन है ना। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। उसके बाद उसने कहा कि डिजायर टू स्टील, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी डिजायर जो बेसिकली एक्सेस में होती है ना, जिससे हम लोग क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील समथिंग। इसका मतलब है कि यू डोंट हैव एनी पेशेंस, इट मीन्स वेरी ईगर टू स्टील समथिंग। जब स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, जिससे हम लोग क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है कि एक ऐसी डिजायर है ना जिससे आप रेसिस्ट नहीं कर सकते, जिसे आप रोक नहीं सकते, है ना, तो उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। तो यहाँ पर इसके लिए जो वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया आता है, जहां पर हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। देन उसके बाद आता है कि फियर ऑफ क्लोज स्पेसिस, मतलब वो स्पेसिस जो क्लोज होते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं इसको? क्लस्ट्रोफोबिया। देखिए, जहां पर फियर आता है ना, वहां पर हमेशा फोबिया आएगा। जहां पर फियर वर्ड गिवन होगा उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फोबिया का यूज करते हैं, है ना। और आपको क्लोज स्पेस से जब डर लगता है तो उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है, उसको कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं, है ना। अब आते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद कहता है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स फर्स्ट एज नाउन एज देन एज वर्ब इन योर सेंटेंसेस। इट मींस क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास में 5 ऑप्शंस गिवन है। दैट मींस यहाँ पे जो वर्ड्स गिवन है ये दो तरीके से फंक्शन करेंगे, एक वर्ब की तरीके से और एक नाउन की तरीके से। ये बेसिकली वर्ब और नाउन की तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। इनको आपको यूज करना है बेसिकली सेंटेंस में, और सेंटेंस में जब यूज करेंगे तो एक सेंटेंस में ये वर्ब की तरीके से फंक्शन करेगा और सेकंड सेंटेंस में नाउन की तरीके से फंक्शन करेगा। एक तो वो काउंटर होता है। काउंटर कौन सा होता है बेटा? काउंटर
एक काउंटर होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, उस शॉप में जब जाता हूँ तो सबसे पहले जो रिसेप्शनिस्ट बैठता है, ये एक ऐसा पर्सन जो उस शॉप को, उस ऑफिस को मैनेज करता है, उसे काउंटर कहा जाता है। तो काउंटर आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। उस केस में जो काउंटर होता है वो बेसिकली आपका नाउन होता है। उस केस में काउंटर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नाउन कहते हैं, है ना। लेकिन दूसरा, जब काउंटर जब वर्ब की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब काउंटर आपका वर्ब होता है तो उस केस में काउंटर का जो मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड एक्ट अगेंस्ट। एक्ट अगेंस्ट दैट मीन्स होता है किसी का विरोध करना। जब आप किसी का विरोध करते हैं, विरोध करना, तो वहां पे काउंटर किया जाता है। सपोज कीजिए, एक छोटी सी बात है कि यहाँ पर आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए। मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है, एक ट्रायल चल रहा है, और उसमें आपकी पेशगी है, आपका, इट मीन्स आपको जज के सामने प्रेजेंट होना है। तो जो आपका एडवोकेट है, जो आपकी पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उसने आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा दिए। तो जो आपके साथ में जो एडवोकेट है, जो आपकी तरफ से आपकी पैरवी कर रहा है, आपके केस को लड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, उस फॉल्स एलिगेशंस को काउंटर करेगा, अर्थात उसके अगेंस्ट एक एक्शन लेगा, अर्थात उसका विरोध करेगा। तो उसको कहा जाता है काउंटर करना बेसिकली। उसके बाद आता है बार्क। अब देखो, बार्क माने होता है भौंकना। जैसे डॉग्स जो होते हैं वो बार्किंग करते हैं, अर्थात वो भौंकते हैं। जब मैंने उससे कहा कि डार्क, ये बार्क जो है ये भौंकने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चे? भौंकने की बात कर रहा है। तो जब मैंने आपसे कहा कि जब डॉग भौंकता है ना, तो वहां पर बार्क जो है वर्ब की तरीके से फंक्शन करता है। इसका मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि द डॉग बिगेन टू बार्क, इसका मतलब है कि उसने भौंकना शुरू कर दिया। सपोज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि द डॉग स्टार्टेड टू बार्क, तो यहां पे जो बार्क है दैट इज कॉल्ड वर्ब, है ना। लेकिन बार्क बेसिकली आपका नाउन भी होता है। जब बार्क नाउन होता है तो बार्क का मीनिंग बताओगे कि क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने देखा कि कोई पेड़ है, कोई ट्री है, उसके ऊपर जो बाहरी लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है बेसिकली ट्री की, उसको हिंदी में छाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? छाल। जैसे आपने देखा होगा कि अर्जुन की छाल, और अर्जुन की छाल आपके जो ब्लड होता है उसको थिन करने में यूज होती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अर्जुन की छाल का मतलब है कि जो अर्जुन का जो पेड़ है, जो अर्जुन का जो ट्री है, उसकी जो आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर को हिंदी में छाल कहते हैं, और बेसिकली उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्क बोलते हैं। तो यहां पर बार्क का मतलब होता है आपका छाल। इट मीन्स द बार्क ऑफ द ट्रीज, द बार्क ऑफ द ट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, रेन। इसका मतलब क्या होता है? REIGN, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है कि शासन करना या शासन काल। जब आप शासन करते हैं, जब आप रूल करते हैं, है ना, तो जैसे इस समय इंडिया में शासन कौन कर रहा है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस समय भारत देश में शासन कर रहा है, जिसका रूल है बेसिकली, वो है आपकी द बीजेपी। तो बीजेपी यहां पर क्या कर रही है? रेन, दैट मीन्स शासन करना। और जब मैं शासन करने की बात करता हूं तो उस केस में इसको वर्ब कहा जाता है। और यहां पर इसको अगर मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो इसका मतलब होता है कि टू रूल। क्या कहते हैं इसको? टू रूल, है ना, टू रूल। उसके बाद रेन, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी का शासनकाल कैसा है, तो मोदी जी का शासनकाल कैसा है, इसका मतलब है कि मोदी जी ने कैसे शासन किया। या जैसे मैंने आपसे कहा कि मनमोहन सिंह का शासनकाल कैसा था, तो मनमोहन जी का शासनकाल कैसा था, तो शासनकाल को भी हम लोग क्या बोलेंगे? रेन, है ना। अब उसके बाद बैंक। बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। सपोज कीजिए कि मेरी आपसे लड़ाई हो जाती है, या सपोज कीजिए कि मेरी अपने पार्टनर के साथ में लड़ाई हो जाती है, और गुस्से में मैं उससे कुछ कह नहीं पाता। लेकिन क्या हुआ कि मैं जैसे ही रूम से बाहर जाता हूं ना, तो मैंने डोर को एकदम बहुत तेजी से एकदम से उसको बंद किया। बंद किया तो इसका मतलब है कि वहां पर एक आवाज आई, और उस आवाज को क्या कहते हैं?
बैंग कहते हैं। क्या कहते हैं उस आवाज को? बैंग कहते हैं। तो बैंग का सीधा सा कंसेप्ट क्या होता है? लाउड सडन नॉइज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लाउड सडन नॉइज। तो जब बैंग नाउन होता है तो उसको कहा जाता है लाउड सडन नॉइज कहते हैं, है ना। बहुत तेजी से जो आवाज आती है उसको बैंग कहा जाता है जब ये नाउन होता है। और जब ये वर्ब होता है तो सीधा सा कंसेप्ट क्या होता है कि जोर से हिट करना, टू हिट लाउडली। जब वो वर्ब होता है तो उसको कहते हैं टू हिट लाउडली। अब देखिए यहां पर एम आ रहा है। एम बेसिकली नाउन भी होता है, एम का प्लूरल होता है। मैन माने आदमी होता है, उसका प्लूरल एम होता है। लेकिन एक वर्ड और भी यूज किया जाता है, टू मैन। अब ये मैन क्या होता है? ये वर्ब भी होती है। जब ये वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है तैनात रहना, ड्यूटी संभालना। जैसे बॉर्डर पे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर की सुरक्षा करें 24/7, तो इसका मतलब है कि उसकी सुरक्षा करना, वहां पे तैनात होना। तो उस केस में हम लोग सोल्जर्स के साथ में मैन का यूज करते हैं। अर्थात जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक है, वो क्या कर रहे हैं? उस बॉर्डर पे तैनाती कर रहे हैं। तो मैन का मतलब तैनाती करना भी होता है। इट मीन्स मैन तैनाती करने के लिए भी यूज होता है, किसी की रक्षा करने के लिए भी यूज होता है। तो मैन जो है वो आदमी भी होता है, रक्षा करना भी होता है। जब रक्षा करने की सेंस होती है तो उसको वर्ब कहा जाता है, और आदमी होता है तो उसको नाउन कहा जाता है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना, और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ से एक्चुअल नॉलेज का पता लग जाता है, पता लगता है कि आप कैसे, किस तरीके से वर्ड को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है। अब देखिए सेकंड क्या कहता है, आप इसको बड़े ध्यान से समझिए। एग्जामिनर आपसे कहता है कि गिव बोथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इट मींस क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर अब्रिस वर्ड गिवन है, इसका मुझे सिनोनिम भी बताना है और इसका एंटोनिम भी बताना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि सिमिलर वर्ड, और एंटोनिम्स मींस होता है इसका अपोजिट। अगर अब्रिस वर्ड की बात करते हैं तो अब्रिस वर्ड बेसिकली किसकी सेंस कन्वे करता है? शॉर्टन की सेंस कन्वे करता है। सेकंड, अब्रिस वर्ड बेसिकली यूज होता है आपके बुक्स के लिए। अब्रिस वर्ड किसके लिए यूज होता है? बेसिकली स्टोरी के लिए, है ना। जब आप किसी बुक को, किसी स्टोरी को, किसी डिक्शनरी को जब आप ब्रीफ में, शॉर्टन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर अब्रिस वर्जन यूज किया जाता है। तो अब्रिस का जो सिनोनिम होता है बेसिकली वो आपका शॉर्टन होता है। लेकिन अब्रिस का अपोजिट क्या होगा? है ना, फैला देना। तो फैलाने को क्या कहते हैं? एक्सपेंड कहते हैं। तो इसका अपोजिट होगा एक्सपेंड, और इसका बेसिकली सिनोनिम क्या होगा? शॉर्टन होगा। अब यहां पर आइए, रेटिसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका रेटिसेंट। अच्छा, जो रेटिसेंट वर्ड है ना, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा रिजर्व कैटेगरी के होते हैं। रिजर्व का सीधा सा मतलब होता है कि जहां पर आप किसी के साथ में बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, या कम्युनिकेशन में आप इन्वॉल्व नहीं है ना। कोई डिस्कशन है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप बिल्कुल शांत बैठे, एकदम क्वाइट, है ना। इट मीन्स आपकी नेचर कैसी है? रिजर्व्ड है। तो रिजर्व्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका जो मीनिंग होता है वो आपका रिजर्व्ड होता है, और उसका सिनोनिम भी क्या होता है? आपका रिजर्व्ड होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? इसके अपोजिट की बात करते हैं तो एक ऐसा पर्सन जो टॉकेटिव होता है। क्या होता है? टॉकेटिव होता है। तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाता है? टॉकेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? टॉकेटिव हो जाता है। ठीक है। देन उसके बाद आता है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, जरा बताओगे आप मुझे? बेसिकली ये वर्ड आपका यूज किया जाता है ब्लेसिंग के लिए। ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है? आपका आशीर्वाद होता है। जिस तरीके से एक वर्ड और भी एग्जामिनेशन में आता है कई बार, बेनिशन। और इस बेनिशन वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है बेटा? ब्लेसिंग होता है। अगर इसके अपोजिट की बात करते हैं तो इसका अपोजिट आपका कर्स होता है, जिसको कहते हैं अभिशाप। जैसे मैंने किसी से कहा कि मे यू डाई। अब मैं यू डाई की बात कर रहा हूं तो मैंने आपसे कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, तो ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि मे यू डाई, तो ये मेरी तरफ से कर्स, एक अभिशाप है, तो इसका अपोजिट हो गया। देन उसके बाद आते हैं, ये तो एक डिजीज होती है ना, ये तो आप बता दोगे, है ना। एक डिजीज होती है जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक वर्ड आता है फिकंड। फिकंड जो वर्ड होता है बेसिकली इसका मीनिंग होता है कि जब हम लोग किसी लैंड की बात करते हैं और एक ऐसी लैंड जहां पर क्रॉप प्रॉपर तरीके से डेवलप होती है, जहां पर पेस्टिसाइड की बेसिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड फर्टाइल। और फर्टाइल वर्ड यूज ना करके प्रेजेंट सिनेरियो में हम फर्टाइल के प्लेस पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फिकंड यूज करते हैं। तो फिकंड का मतलब होता है बेसिकली फर्टाइल, और इसका अपोजिट क्या होता है? बैरन। बैरन का मतलब होता है कि एक ऐसी जमीन जो बंजर है, जिसपे कुछ भी कोई भी क्रॉप डेवलप ही नहीं हो सकती है, उसको हम लोग बैरन कहते हैं, है ना। कहते हैं ना कि आदमी बिल्कुल बैरन हो चुका है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे देखिए। नेक्स्ट में आपके पेपर में क्या है कि यूज द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस इन योर सेंटेंसेस, यहां पर गिवन है। टू किक द बकेट। टू किक द बकेट क्या होता है मेरे बच्चे? टू किक द बकेट होता है जब बकेट में किक मारते तो आदमी ऊपर चला जाता है, और उसको कहते हैं टू डाई। लेकिन इसको आपको यूज किस में करना है? सेंटेंस में। यूज सेंटेंस में कब कर पाएंगे? जब आपको इन इडियम्स के मीनिंग पता होंगे। अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता है तो यू कैन नॉट यूज दीज इडियम्स इन सेंटेंसेस, तो मुश्किल होगा, क्योंकि बिना मीनिंग के आप किसी भी वर्ड को सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आपका इडियम्स और फ्रेजेस पे कमांड होना चाहिए, और उनके मीनिंग्स अगर आपको पता है तो यू कैन यूज देम इन सेंटेंसेस इन ए करेक्ट वे। इज इट क्लियर? ओके। उसने कहा कि टू टेक टू ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, है ना, मतलब कोई चीज है उसको बदल देना। ऑल्टर का मतलब होता है कि चेंज करना। ऑल्टर मीन्स क्या होता है? बेसिकली आपका चेंज कर देना। चेंज का मतलब होता है कि किसी को बदल देना। तो जब बदलने की बात करते हैं तो वहां पर हम इस ईडियम की बात करते हैं, टू टेक टू ऑल्टर। टू टेक टू ऑल्टर, ठीक है। देन उसके बाद उसने कहा कि टू मेक अ मार्क। अ मार्क वर्ड पॉजिटिव सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है? इसका मतलब है कि टू मेक अ मार्क, इसका मतलब है कि जो सक्सेस है उसको अचीव कर लेना, है ना, मतलब मार्किंग कर लेना। मार्किंग का मतलब है कि स्कोर करना, और स्कोर कब होगा? जब आप सक्सेस अचीव करेंगे। टू अचीव सक्सेस, टू अचीव सक्सेस, जब हम लोग सक्सेस अचीव करते हैं तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करते हैं। फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है कि कोई चीज हो गिर जाना, है ना। फॉल आउट का मतलब होता है कि बाहर गिर जाना। सपोज कीजिए कि मेरे पास में मान लीजिए एक बैग है, और उसमें कुछ मैंने आर्टिकल्स रखे हुए इनसाइड द बैग, और अचानक से क्या हुआ कि किसी ने मुझे बाहर से पीछे से पुश किया, और अचानक से जैसे मैं नीचे की तरफ को गिरने वाला था, गोइंग टू फॉल, तो अचानक से जो आर्टिकल्स मेरे बैग के अंदर थे वो बाहर आ गए, और बाहर आने को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? फॉल आउट, है ना। उसके बाद कहता है कि टू पुट ऑन द बैक बर्नर। अब बैक बर्नर के पुट ऑन कर देना। अब बैक बर्नर पॉजिटिव सेंस तो नहीं आएगी, नेगेटिव सेंस आएगी। इसका मतलब है कि जब बैक की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रोसेस डिले हो जाता है। तो यहां पर बेसिकली इसकी सेंस बनती है टू डिले समथिंग, टू डिले समथिंग। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए अब आगे आते हैं। हम्म अब देखो बेटा, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आपका गिवन है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द नरेशन। आफ्टर चेंजिंग द नरेशन का सीधा सा कंसेप्ट है कि कोई सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में गिवन है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, और अगर यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच गिवन है तो उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है। अब देखिए, जब इन्वर्टेड कॉमास गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास है, तो ऑब्वियसली ये आपका डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में गिवन है। यहाँ पर भी कोई कॉमा गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच में गिवन है। लेकिन यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डायरेक्ट स्पीच में गिवन है। अब यहाँ से आइडिया लग गया कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में रिटन है और कौन सा सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में रिटन है। ये आपको यहाँ से आइडिया लग गया, है ना।
लग गया नहीं लग गया? अब देखो एक बात, यहां पर इन्वर्टेड कॉमास में बेसिकली क्वेश्चन गिवन है। अगर क्वेश्चन गिवन है तो सीधा सा कंसेप्ट है कि सेट टू आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपने कहा कि सर आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है, पहला पॉइंट। तो ही आस्क्ड हिज वाइफ। देन उसके बाद जब आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन गिवन होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कंजक्शन की तरीके से फंक्शन करता है। तो ऑब्वियसली यहां पर इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही आस्क्ड हिज वाइफ, है ना, वाई। वाई आ गया, अब ये कंजक्शन हो गया। अब ये जो सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? शी में। यहां पर आपका ये पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो शी हैड। देन उसके जस्ट बाद यहां पे क्या होगा? बॉट। अब ये दिस जो है वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉट दैट शर्ट। ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर उसने कहा कि इफ, तो मैंने इफ लगा दिया, है ना। अब आगे स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज है कि आगे क्या करूं, है ना। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर इफ के बाद में यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और इफ यहां पर गिवन है। तो इसका मतलब है कि जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब गिवन होता है तो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं क्लॉज। अब जिस क्लॉज से पहले अगर कोई वर्ड आ जाता है तो वो क्लॉज बेसिकली आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। कैसी क्लॉज होती है? डिपेंडेंट क्लॉज। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर किसी भी डायरेक्ट स्पीच में आपकी डिपेंडेंट क्लॉज गिवन है तो उस केस में उसका टेंस चेंज नहीं होता है, हाँ प्रोनाउन जरूर चेंज होता है। इसलिए टेंस एज इट इज रहेगा लेकिन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। और प्रोनाउन चेंज होगा तो यू के प्लेस पर मैं सी का यूज करूंगा, तो सी डिड नॉट लाइक इट, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, तो ऑब्वियसली यहां पर इस क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वी नेवर यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। उसके बाद कहता है कि यू हैव वेस्टेड सो मच मनी, यहां पर उसने मेंशन किया, है ना। अब इसे जोड़ना है इसके साथ में, तो अब कहेंगे कि एंड, एंड से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, एंड। और उसके बाद उसने कहा कि एंड सैड दैट, क्या कहा उसने? एंड सैड दैट। उसके बाद फिर यहां पर यू आ गया। अगर यू आ गया तो ऑब्वियसली किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा? हिज वाइफ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। देन उसके बाद शी, और हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड में। शी हैड वेस्टेड सो मच, और देन उसके बाद यहां पर आपका मनी हो गया। अब देखो मैंने एक्सप्लेन किया जितना हो सकता है ना। आते हैं बी पर। अगर बी का डिस्कशन करते हैं तो उसने कहा कि द गार्डनर टोल्ड हिज असिस्टेंट टू वाटर द प्लांट्स प्रॉपरली। यहां पर आपका गिवन है, बहुत इजी है यार, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। पूछो क्यों नहीं हो सकता? एक्चुअली क्या है कि यहां पे उसने टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो ऑब्वियसली जब मैं इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगा तो ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा है। और जो टोल्ड है ये बेसिकली सेड टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? द गार्डनर टोल्ड के प्लेस पे लगाएंगे सेड टू, सेड टू हिज असिस्टेंट। अब असिस्टेंट यहां पे आ गया, कोमा लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास। देन उसके बाद वाटर द प्लांट्स प्रॉपरली, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और फुल स्टॉप। बन गया ये आपका डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जब भी होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ही एडवाइस हिज यंगर ब्रदर टू गो अब्रॉड। अब देखो यहां पर टू गो अब्रॉड में से गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, ये आपका किस में चला जाएगा? इन्वर्टेड कॉमास में। कॉमा आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे ही आ गया, ही के बाद सेड टू हिज यंगर ब्रदर होगा, तो इसका डायरेक्ट स्पीच होगा ही सेड टू हिज यंगर ब्रदर, ही सेड टू हिज यंगर ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। बहुत सिंपल सा है। आगे देखिए, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट्स डोंट स्मोक सो लॉन्ग एज यू आर अंडर माय ट्रीटमेंट, है ना। जब तक आपको स्मोक नहीं करना, जब तक कि आप मेरे ट्रीटमेंट के अंडर में, अर्थात मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऐसी बातें डॉक्टर आपसे करता है, और करता है तो हम उसको फॉलो भी करते हैं क्योंकि हमें अपनी हेल्थ से बहुत ज्यादा लगाव है ना।
तो यहां पर उसने कहा कि डॉक्टर टोल्ड, अब टोल्ड ऑलरेडी है, रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी टोल्ड में मेंशन है। अब बताओ यहाँ पे इसका कैसे बनेगा, क्या डॉक्टर ने बताया या कुछ और किया? डॉक्टर पेशेंट को क्या करता है, बताता है, ऑर्डर देता है, या सजेशन देता है, या एडवाइस देता है? डॉक्टर हमेशा आपको एडवाइस देगा, सजेशन नहीं देगा। सजेशन का मतलब होता है कि वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, बट एडवाइस का मतलब होता है कि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी बातों को एज इट इज फॉलो नहीं किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ के ऊपर होंगे। दैट मीन्स उसका एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होगा, उसको एडवाइस कहते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा जो एडवोकेट होते हैं वो आपको सजेशन नहीं, बेसिकली एडवाइस देते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि लव योर कंट्री, तो ये मेरा एडवाइस नहीं है, मेरा सजेशन है। आप इसे एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन एडवाइस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पेशेंट को डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस करता है। तो टोल्ड किस में कन्वर्ट हो गया, एडवाइस में कन्वर्ट हो गया। अब उसने एडवाइस दी पेशेंट को। अब क्या एडवाइस थी कि डोंट स्मोक, इसका मतलब होता है कि नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक सो लॉन्ग एज, अब यहां पे यू आ गया। अब यू आ गया तो यार इसे तो पेशेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, अरे यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट, ही वाज अंडर हिज ट्रीटमेंट, ये आपका हो गया। देन उसके जस्ट बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके हाँ एक ये और रह गया शायद। द कमांडर सेड टू द ट्रूप्स कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन टुनाइट, है ना, अपनी आंखें और अपने कान दोनों खोल करके रखिए आज की रात। माइंड यू नोबडी विल स्लीप, इट इज अ डिफिकल्ट नाइट। जैसे पुलवामा अटैक हो गया, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करता है तो उस केस में यही हिदायत दी जाती है कि अपने कान और अपनी आंखें दोनों खुली रखना, है ना, कि कहीं कुछ गलतियां, कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो यहां पर कमांडर ने अपने जो ट्रूप्स है उस ट्रूप्स को क्या दिया, क्या एडवाइस दी, क्या सजेशन दिया, क्या दिया, ऑर्डर दिया। तो यहां पर जो सेटू है ये आपका ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी सेंस, सेंस किसके अकॉर्डिंग होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ये यहाँ पर ऑर्डर दिया है उसने, तो सेटू बेसिकली आपका ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्डर, द कमांडर ऑर्डर द ट्रूप्स। उसके बाद उसने कहा कि कीप योर आइज, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पे टू आ गया। टू के जस्ट बाद यहाँ पर कीप एज इट इज रहेगा, और योर जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ट्रूप्स के अकॉर्डिंग होगा। अब ट्रूप्स के अकॉर्डिंग होगा तो ट्रूप्स क्या है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए किसका यूज करते हैं, दे का। दे का पॉजेसिव केस क्या होता है बेटा, देयर होता है। तो योर के प्लेस पर बेसिकली हम लोग देयर का यूज करेंगे, देयर आइज एंड ईयर्स ओपन टू नाइट। अब यहाँ पे टू नाइट आ गया, क्या इस टू नाइट को हम लोग चेंज करेंगे? अगर करेंगे तो इसको क्या चेंज करेंगे, टू नाइट कन्वर्ट हो जाता है आपका दैट नाइट में, यस्टरडे कन्वर्ट हो जाता है द प्रीवियस डे में, टुमारो कन्वर्ट हो जाता है द फॉलोइंग डे में, दिस दैट में कन्वर्ट हो जाता है, और दिस दोस में कन्वर्ट हो जाता है, नाउ देन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्सन जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो टू नाइट दैट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, टू नाइट दैट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद उसने कहा कि माइंड यू नोबडी विल स्लीप, यहां पर आपका गिवन है। इसका मतलब है कि माइंड यू का मतलब है कि वार्निंग दे रहा है। अच्छा वार्निंग दे रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एंड वार्न देम, एंड वार्न देम, एंड वार्न देम, वार्न देम क्या, नोबडी विल स्लीप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वार्न देम दैट नोबडी, दैट नोबडी, और विल का क्या हो जाएगा बेटा, वुड, नोबडी वुड स्लीप, नोबडी वुड स्लीप। क्यों नहीं होगा, इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम, एज इफ इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज वॉज अ डिफिकल्ट टाइम, ये आप कर लोगे। उसके बाद आइए 11 पर, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। इट मीन्स एक्टिव पैसिव में पैसिव एक्टिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस का सीधा सा कंसेप्ट होता है कि वेयर वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, और बी की फॉर्म होती है उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है।
तो यहां पर उसने कहा कि सो वाई डिड नॉट सी श्योर इट। अब यहां पर उसने कहा कि डिड आ गया। अब डिड आ गया तो ऑब्वियसली पैसिव वॉइस में हम लोग डिड का यूज नहीं करते। डिड के प्लेस पर बेसिकली किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे, वॉज में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सो वाई वाज, लिखिए इसका पैसिव वॉइस लिखिए, सो वाई वाज इट नॉट, वियर की थर्ड फॉर्म वॉर्न, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर आ जाएगा, बाय हर, इस तरीके से होगा, है ना। तो यहां पर इसका पैसिव वॉइस होगा सो वाई, डिड नॉट के प्लेस पे वाज, नॉट इट वॉर्न बाय हर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला देखिए, सम ऑफ द बॉयज इन द नेबरहुड फॉर्म्ड अ सुपर हीरो क्लब। किस चीज को फॉर्म किया बेटा, इसका ऑब्जेक्ट देखो क्या, अ सुपर हीरो क्लब। तो इस सुपर हीरो क्लब बेसिकली पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद सम ऑफ द बॉयज इन द नेबरहुड फॉर्म्ड, फॉर्म्ड इट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यहां पर गिवन है तो ऑब्वियसली यहां पर मैं किसका यूज करूंगा, वाज का। देन उसके बाद क्या यूज करेंगे, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड। देन उसके बाद क्या यूज करेंगे, बाई, किसके द्वारा, सम ऑफ द बॉयज इन द नेबरहुड। ये एज इट इज बाई के बाद आ जाएगा और यहां पर इसका आपका पैसिव वॉइस बन गया। इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, arise, though looking at the same subject, were sharing a different focus। किस चीज को शेयर कर रहे हैं, डिफरेंट फोकस को। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ डिफरेंट फोकस। अब ये डिफरेंट फोकस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव वॉइस का क्या बनेगा बेटा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब फोकस है तो ये सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वर्ड नहीं आएगा, वाज आ जाएगा और शेयर की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बनाइए इसका जरा पैसिव वॉइस, आई थिंक आप बना लेंगे इजी से, है ना। क्या बनेगा, अ डिफरेंट फोकस वाज बीइंग शेयर्ड बाय आवर आईज दो लुकिंग एट द सेम सब्जेक्ट। बन गया यार, सिंपल सी बात है। अब आइए डी पे, शी विल प्ले द गिटार फॉर द टैलेंट शो। अब क्या प्ले करना है बेटा, गिटार प्ले करना है। तो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, द गिटार। द गिटार के बाद विल के बाद बी के बाद प्लेड बाय हर फॉर द टैलेंट शो, यहां पर बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बन गया। द मैनेजमेंट विल पे, किसको पे करेगा, वर्कर्स को। द वर्कर्स विल बी पेड बाय द मैनेजमेंट, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आपका गिवन है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है यार मेरे बच्चे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। बताइए कि इनको कैसे ठीक करना है, कैसे करेक्ट करेंगे। हाँ जी, एग्जामिनर आपसे कहता है कि रिसर्चर्स वर आस्क्ड टू मेक एन एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स, रीराइट द सेंटेंसेस चेंजिंग द अंडरलाइन नाउन फ्रॉम टू वर्ब फॉर्म। इट मींस यहाँ पर मेक एन एनालिसिस, तो ये आपका नाउन है। अब इस पूरे की चीज को इसके स्थान पर मुझे वर्ब का यूज करना है। तो वर्ब की बात करेंगे तो एनालाइज हो जाएगा, एनालिसिस नहीं होता, एनालिसिस आपका नाउन होता है, एनालाइज करेंगे तो वो आपका वर्ब हो जाता है। तो यहां पर इसके प्लेस पर हम लोग किसका यूज करेंगे, एनालाइज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एनालाइज की बात करते हैं, ANALYZ, एनालाइज वर्ब हो गया। आगे देखिए, अ लॉ अवॉइडिंग सिटीजन पेज हिज टैक्सेस प्रॉम्प्टली, रीराइट दिस सेंटेंस रिमूविंग जेंडर बायस। अब जेंडर बायस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जेंडर क्या है, हिज है, और अगर यहाँ पर हिज के प्लेस पर हर होता तो भी जेंडर बायस होता। अगर हिज यहाँ पर गिवन है तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर इसके प्लेस पर यहाँ पे हर होता तो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पर जेंडर बायस की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हिज और हर के प्लेस पर बेसिकली देयर का यूज करूंगा, जिसमें आपके सारे के सारे जेंडर इंक्लूड होते हैं। हो गया करेक्ट। आई लाइक द हाउस इन विच आई लिव्ड फॉर्मली, इसका मतलब है कि मैं उस घर को पसंद करता था जिसमें मैं पहले रहता था। इसका मतलब पहले वाले घर को पसंद करता था। तो पहले वाले घर को पसंद करता था, उसने कहा कि कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सेंटेंस। अब बेटा सिंपल सेंटेंस क्या होता है,
सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपकी जो क्लॉज होती है वो केवल वन होती है। इसका मतलब है कि जिसमें सब्जेक्ट भी एक होता है बेटा और वर्ब भी एक होता है। तो ऐसी क्लॉज को, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, है ना। जबकि यहाँ पर एक क्लॉज ये गिवन है और एक क्लॉज यहाँ पर ये गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो है वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस का सीधा सा कंसेप्ट है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए, जिसमें केवल एक ही क्लॉज होती है, उसको कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आई लाइक्ड माई फॉर्मर हाउस। आई लाइक्ड माई फॉर्मर हाउस। पुराने वाले घर को पसंद करता था। आगे देखते हैं। इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, इट वॉज ए रिस्की आइडिया। Combine the sentences with an appropriate connectivity. Connective means basically here I am talking about conjunction. क्योंकि कंजक्शन का काम होता है कि टू फ्रेजेस को, टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को या टू क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ कंजक्शन। और कंजक्शन को ही हम लोग क्या कह देते हैं? कनेक्टिव कह देते हैं। अब इन दोनों आइडियाज को कनेक्ट करना है। भाई ग्रेट आइडिया लेकिन रिस्की भी है। अगर ग्रेट के साथ बहुत अच्छा आइडिया होता तो अपोजिट आइडियाज नहीं होते। तो यहाँ पर आइडिया अब ग्रेट है लेकिन वो साथ में रिस्की भी है। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट है तो कंट्रास्ट हो गया, कंट्रास्ट है तो कंजक्शन आपका यहाँ पे बट आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बनेगा इट वाज अ ग्रेट आइडिया बट इट वाज अ रिस्की आइडिया, है ना। आगे आते हैं। यू शुड डू योर वर्क इमीडिएटली, क्वेश्चन मार्क, एड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बेसिकली डिपेंड करता है आपके हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आपके सब्जेक्ट पर। इसको क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट कहते हैं। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होता है। इट मींस होता है कि क्वेश्चन टैग में आपका नोट का यूज करेंगे। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगी। तो शुड है तो बेटा यहाँ पे शुड आ गया। उसके बाद यहाँ पे यू है तो इसका सब्जेक्ट यू बन गया। लेकिन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो स्टूडेंट यू होगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये आपका सेंटेंस यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट की बात करते हैं। बेटा पंक्चुएशन पे क्लास लेंगे हम लोग, है ना। हाँ, अब ये वाला सेंटेंस देखो। यहाँ पे सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड द करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जिसे हम लोग कॉमन एरर भी कहते हैं। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस, माई कार गिव्स बेटर माइलेज फ्रॉम योर कार। अब एक बात देखो बेटा, बेटर माइलेज की बात कर रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन है आपकी कार और मेरी कार के बीच में। अगर कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर होती है। और जहां कंपैरेटिव डिग्री होती है वहां पर फ्रॉम नहीं आता, बेसिकली वहां पर देन आता है। अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद बेसिकली या तो देन का यूज करते हैं या टू का यूज करते हैं या ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज करते हैं। लेकिन टू कहां यूज होता है? जहां पर आपकी लैटिन कंपैरेटिव डिग्री होती है। जहां पर लैटिन कंपैरेटिव डिग्री होती है वहां पर बेसिकली टू का यूज करते हैं। लैटिन कंपैरेटिव मींस होते हैं कि जो लैटिन लैंग्वेज से ली गई हैं उन कंपैरेटिव डिग्रीज को लैटिन कंपैरेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये जो आपकी कंपैरेटिव डिग्रीज है, all these comparative degrees are called Latin comparatives and these are always followed by two. अगर ऑफ कहां पे आता है? जहां पे कहीं पर भी लिखा हो द टू, वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ का यूज करते हैं। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये करेक्शन हो गया। चलिए अगला करेक्शन देखते हैं जरा। आई हैव नॉन हिम फॉर द लास्ट 2 years, यहां पर गिवन है आई हैव नॉन हिम, मैं उसे जानता हूं, है ना। कब से जानता हूं ये तो आपको भी पता होगा। उसके बाद यहां पर उसने कहा कि द लास्ट 2 years उसने कहा। अब बेटा लास्ट 2 years क्या होगा? ये तो ड्यूरेशन हो गया। और जब बेटा ड्यूरेशन की बात करते हैं उस केस में फ्रॉम नहीं आता है, उस केस में बेसिकली हम लोग फोर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट
एवरी स्टूडेंट, इट मीन्स यहाँ पर ये सब्जेक्ट बेसिकली आपका कैसा है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो बेटा वर्ब भी सिंगुलर होती है, तो हैव के प्लेस पर हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू आर इन्वाइटेड टू द वेडिंग, व्हाई डिड नॉट यू गो, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे गिवन है। अब बताओ इसमें कोई एरर है? अगर एरर है तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई एरर है तो। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, व्हाई डिड नॉट यू गो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू आर इनवाइटेड टू द वेडिंग, अब जब मैं पास्ट इवेंट का डिस्कशन कर रहा हूं कि आप क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे, तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। और जब पास्ट का डिस्कशन करते हैं तो वहां पर आर नहीं आता बेटा, वहां पर हम लोग आर के प्लेस पर वर का यूज करेंगे और ये सेंटेंस यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, वुड यू लाइक टू बी द एक्टर इन योर लाइफ, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे गिवन है, वुड यू लाइक टू बी एन एक्टर इन योर लाइफ। यहाँ पर आपको कोई सेंटेंस में कोई एरर है? आपने कहा कि नहीं है, ये सेंटेंस आपका सही है, इसमें कोई भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 6 में, he fell down the steps but fortunately he did not hurt। अब बताओ इसका यार क्या क्या करेक्शन हो सकता है, इसकी क्या सेंस निकल के आती है? आपको क्या लगता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या इसमें करेक्शन किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेक्शन होगा? He fell down the steps, he fell down the steps but fortunately he did not hurt, किसको हर्ट? मिस हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा मेरे बच्चे, ही डिड नॉट हर्ट हिमसेल्फ। ये हर्ट कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है। आगे देखिए, आई वेंट टू द शॉप बट डिड नॉट बाय समथिंग, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी है यार जी। अब देखो बेटा, एग्जामिनर आपसे कहता है कि आई वेंट टू द शॉप बट डिड नॉट बाय, बेटा जहां पे सेंटेंस नेगेटिव होता है वहां पर सम का यूज नहीं करते, इसलिए समथिंग के प्लेस पर हम लोग एनीथिंग का यूज करेंगे। इवन शी कैन नॉट ड्राइव, शी हैज बॉट अ कार, 8 है। अब ये इतना आसान है यार, इतना आसान है कि मजा ही आ जाएगा। अब एक बात देखो, उसने कार परचेज की लेकिन वो ड्राइव नहीं कर सकती, दोनों चीजें एक दूसरे का अपोजिट है, कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट है, अपोजिट है, तो वहां इवन नहीं आएगा मेरे बच्चे, वहां पर इवन दो की बात करेंगे, इवन दो, यद्यपि वह ड्राइव नहीं कर सकती। माई पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अब माई पेयर आ गया बेटा, माई पेयर सिंगुलर है तो यहाँ पे नीड्स आ जाएगा, दैट मीन्स वर्ब शुड बी सिंगुलर। आई सॉ हिम यस्टरडे व्हेन ही वाज क्रॉस या क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड, जिस समय वो रोड को क्रॉस कर रहा था उस समय मैंने उसको कल देखा। ही वाज क्रॉसिंग द रोड यहाँ पे आएगा और ये आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। चलिए ये वाला सेगमेंट हमने डिस्कस किया और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिटेल में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, बस ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने का वे क्या होता है, और जिन स्टूडेंट्स को ग्रामर की नॉलेज होगी वो एकदम से कैच कर लेंगे, चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे, और जिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं ग्रामर में लैग कर पा रहे होंगे या उन कहीं पे कुछ ना कुछ वे बहुत उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ग्रामर को लेकर के, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई रूल कोई कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बस मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है तो उसको करने का वे ये होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, और यूपीएससी अखाड़ा के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप बहुत ज़्यादा प्यार दें
और इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका योगदान ही इस प्लेटफॉर्म को बड़ा कर सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।